गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सेम पेपर है आपका 27 जन 2023 लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन ये है लैंग्वेज 1। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेघालय यानी बादलों का घर 3 पर्वतीय आंचल में बटा हुआ है। मेघालय खासी, गारो और जयंतिया पर्वत। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। तमाम दुकानों पर भी स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो। भारत में जहाँ भी जाइए लोग सब जगह एक से हैं। हाँ, बोली, पहनावे और नाक नक्शे में थोड़ा अंतर है, यह स्वाभाविक है। भौगोलिक स्थितियाँ ही ऐसा अंतर कर देती हैं। यहाँ के रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के उत्सवों में भी तो यही भावना निहित है। खासियों के नोंग क्रीम नृत्य को देखने के बाद मांसमयी गांव की गुफाओं की ओर प्रस्थान किया। प्रस्तुत गद्यांश की विधा क्या है? जीवनी, निबंध, कविता और यात्रा वृतांत। ऑब्वियसली इसमें ऑथर जो है वो यात्रा वृतांत बता रहा है। जब वो घूमने गए तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। कविता जो होती है दैट्स योर पोयम। निबंध होता है जब आप किसी भी चीज़ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखते हैं। जीवनी होती है जिसमें हम किसी की बायोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर अंचल की अपनी अपनी अलग संस्कृति क्यों है? लोगों के अलगाववादी दृष्टिकोण के कारण, लोगों के शैक्षिक स्तर के कारण, भौगोलिक स्थिति में अंतर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अंतर के कारण। तो जो भौगोलिक स्थितियों में अंतर है उसकी वजह से हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। यह पंक्ति किस ओर संकेत करती है? यानी कि सामान बेचती दिखती हैं और बेहिचक बात करती दिखती हैं। समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति, स्त्रियों पर सामाजिक प्रतिबंध, पुरुषों में जुझारूपन की कमी, महिला पुरुष असमानता। तो यहाँ पे क्या है? समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति, तभी तो वो दुकान पे सामान बेच रही हैं और बेझिझक बात कर रही हैं। मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? भूमि, धन, संपत्ति पिता से बेटे को मिलती है। भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटे को मिलती है। सभी काम माताओं की देखरेख में होता है। सभी काम माता को ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? वैसे होता है आपका पैटर्नल। पैटर्नल मतलब पितृसत्तात्मक, जहाँ पे पिता से बेटे को जाए प्रॉपर्टी। लेकिन मात्र सत्तात्मक होता है आपका मैटरनल, जहाँ से माँ से बेटी को मिलती है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। नृत्य और उत्सव के जरिए किसकी कामना की जाती है? तो नृत्य और उत्सव के जरिए सभी नागरिकों को दीर्घायु बनाने की, सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा की, शांति और संपन्नता जो है उसकी कामना नृत्य और उत्सव के जरिए की जाती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है पूरे भारत में उत्सव से जुड़ी कौन सी बात एक समान लगी? अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, सभी लोगों के नाक नक्श एक से होना, सभी लोगों का मिलजुल कर नृत्य करना, सभी लोगों का एक सा पहनावा होना। तो यहाँ पे अच्छी फसल जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना जो है वो पूरे भारत में उत्सव से जुड़ी एक कॉमन बात होती है कि लोग डांस करके क्या करते हैं? अपनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। नेक्स्ट है आपका मेघालय का संधि विच्छेद क्या है? मेघ प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेघा प्लस आलय, मेघ प्लस आलय, मेघा प्लस आलय और मेघ प्लस आलय। तो यहाँ पे इसका करेक्ट होगा आपका मेघ प्लस आलय। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इसमें दीर्घ संधि है। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? अंबर, गिरी, नीरज और समीर। समीर होती है आपकी हवा, तो हवा तो इसका पर्यायवाची हो नहीं सकता। नीरज होता है आपका पानी। गिरी जो है उसको हम बोलते हैं पर्वत। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे पर्वत प्लस ई है प्रत्यय, तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। फिर तेजी से तूफान का झोंका आया और सड़क से किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को हिला गया।
शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गई, टहनियां टूट गईं, तना ऐंचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। वे हर समय अकेले ही रह जाते हैं। इस काव्यांश में नगर के किस तरह के जीवन को रेखांकित किया गया है? उल्लसित जीवन, वैभवमय जीवन, एकाकी जीवन और सामूहिक जीवन। तो यहाँ पे जो एकाकी जीवन है उसको डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं और हर समय क्या है, वो अकेले रहते हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। कविता की किन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति पर संकट आने पर शेष लोग तटस्थ रहते हैं? शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, सिर्फ एक पेड़ को हिला गया, पत्तियां गिर गई, टहनियां टूट गई, तना ऐंचा हो गया। तो यहाँ पे शेष पेड़ जो है वो गुमसुम देखते रहे, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया, शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102। तूफान का झोंका आया, इसमें क्या व्यंजित हुआ है? मूसलाधार वर्षा, भूकंप का आना, तेज हवाएं चलना और संकट आना। तो यहाँ पे क्या है, तूफान का झोंका आना मतलब तूफान आना यानी कि संकट आना। नेक्स्ट है आपका नगरीय लोगों की किन दो प्रतिक्रियाओं की बात हुई है? प्रसन्नता और संपन्नता, तटस्थता और उदासी, उत्तेजित और गुमसुम होना, हंसना और हंसाना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 कि ये लोग उत्तेजित भी होते हैं और गुमसुम भी होते हैं। यहाँ पे लिखा है गुमसुम होना और एक जगह आपका लिखा हुआ है उत्तेजित होना। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104। ईचा जो है उसका अर्थ क्या है? सीधा होना, टेढ़ा होना, बैठ जाना और गिर जाना। तो ईचा होने का मतलब होता है जब स्टेम जो है वो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि जब तूफान आती है तो हवाएं तेज चलती हैं जिसकी वजह से पेड़ हिलने पे वो टेढ़े हो जाते हैं। उत्तेजित में प्रत्यय है उत्तेजना प्लस इत, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो 105 में आपका होगा 1। नेक्स्ट है एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने, तो कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी? चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना? नहीं, इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, इमिटेशन करता है यानी कि अनुकरण करता है। शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अनेक प्रकार की रुचिकर, उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। जब आप बच्चों को अलग अलग ऑथर की अलग अलग यूजफुल बुक देते हो, अलग अलग कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ाते हैं, तो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट होकर रीडर बनता है। कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? दूसरों के साथ अंत्यपूर्ण अंत्यक्रिया करने के अवसर देना, ये तो पॉजिटिव है। बच्चा इफेक्टिवली दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके लैंग्वेज डेवलप करता है। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना वो जो बच्चे की भाषा में रुचि को बनाए रखे, ये भी पॉजिटिव है कि आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हो जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज में अपने इंटरेस्ट को बनाए रखे। अभिभावक और अध्यापक की ओर से अधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति, ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे ड्रिल आ गया और पुनरावृत्ति आ गई। दिस ऑलवेज सपोर्ट्स रोट मेमोराइजेशन। संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर, बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भाषा को यूज़ करने का अवसर देते हो, लेकिन ड्रिल पुनरावृत्ति जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में एक्टिविटी और कार्य संचालित करने के लिए एक ग्रुप के आकार और गठन पर सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल अच्छे वक्ता को ही बोलने के अवसर दिए जाते हैं जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे। नहीं, जो ऑलरेडी अच्छा बोल सकता है आप उसको मौका देके क्या करोगे? कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, उसके संग अगर मॉडरेट एक्टिव बच्चा है तो वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगा और वो उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने के लिए मोटिवेट भी करेगा। भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती। ग्रुप कोलैबोरेशन जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सहयोगात्मक कार्य में बच्चे की संलग्नता का सावधानी पूर्वक अवलोकन बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पीयर सपोर्ट करता है या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है तो उसमें बच्चा समेटिव असेसमेंट में ग्रेड उसको अच्छी मिलती है। नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव बच्चों के साथ इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं और उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में वो उनकी मदद भी करते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। अध्यापक अपने बच्चों को अपने लेखन को अंतिम स्वरूप देने से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरण से परिचित कराना चाहती है। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? मतलब बच्चा जो है उसको लिखने का फाइनल जो ड्राफ्टिंग है उससे पहले उसको प्लानिंग और जो प्रारूप है उसके चरण से परिचित करवाना चाहती है। तो यहाँ पे लेखन का प्रक्रिया उपागम है, लेखन का उत्पाद उपागम है, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका है और लेखन का एक प्रगतिशील तरीका है। तो यहाँ पे ये राइटिंग की एक प्रोसेस अप्रोच है कि जो राइटिंग है उसमें क्या होता है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर प्रीव्यू होता है, फिर उसको फाइनल प्रिंट किया जाता है। तो लेखन को अंतिम स्वरूप देने से पहले वो क्या कर रही है, योजना बना रही है और उसके जो भी मॉडल है उसके जो जितने भी स्टेप्स हैं उनसे उसको परिचित करवा रही है। सो दिस इज लेखन का प्रक्रिया प्रारूप। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? समाचार पत्र, डायरी प्रविष्टि, विज्ञापन और पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक होती है वो बच्चे की भाषा अधिगम के लिए एक ऑथेंटिक सामग्री नहीं होती। न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होता है, डायरी ऑथेंटिक होती है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन बुक्स जो होती है वो ऑथेंटिक मटेरियल लैंग्वेज लर्निंग के लिए नहीं होता। अध्यापक ने अपने बच्चों को किसी अनुच्छेद को बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? मतलब जो टीचर है उसने बच्चों को बोला कि किसी भी आर्टिकल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी शुरुआत लिख के कीजिए। तो यहाँ पे जो रीडर है वो एक बार में ही आपके जो आर्टिकल है उससे अट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे लेखन का उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना नहीं, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं, लिखते समय सही वर्तनी नहीं, बल्कि रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना। बच्चा जो है वो क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को लिख रहा है। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य। बच्चों को इस तरह से दी गया फीडबैक प्रक्रिया और उत्पाद के बारे में स्पष्टता नहीं देता है, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, केवल प्रक्रिया आधारित है, उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो प्रोसेस की जगह प्रोडक्ट पर बेस्ड है, क्योंकि बच्चे ने आर्टिकल लिख दिया है, उसको देखकर टीचर ने बोला है ग्रेट वर्क। तो बच्चों को ये जो आप फीडबैक देते हो ये इन प्रोसेस नहीं होता है। बच्चे ने जब पूरा आर्टिकल लिख दिया है उसके बाद आपने बोला है ग्रेट वर्क, दैट इज दिस इज योर प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। भाषा का जो प्रभावशाली आकलन है उसमें शामिल है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग नहीं, इसमें बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है, दिस इज योर समेटिव असेसमेंट। बच्चे की प्रगति के बारे में उनको अभिभावकों को बताना, दिस इज ऑल्सो योर समेटिव असेसमेंट, जहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ मिलकर उसको फीडबैक देते हो। बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना, ये जो है यहाँ पे प्रभावशाली आकलन में शामिल है। आपसे प्रभावशाली आकलन पूछा है, ठीक है। तो आकलन के जब आप अलग अलग तरीकों को यूज करते हो जिससे बच्चे का स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक दोनों ही आकलन हो सके। नेक्स्ट है वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और टीचर बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या फिर समूह के पैटर्न की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण क्या है? यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट होके पढ़ रहा है। टीचर बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन रहा है, जैसे बच्चा खुद से रीड करता है उसको टीचर सुन रहा है, या फिर समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे अटक गए हैं उनको वो बीच बीच में क्लू देगा। ये चरण पठन पूर्व है, पठन के दौरान है, पठन के बाद है और स्वयं पठन है। तो यहाँ पे ये पठन के दौरान यानी कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। बच्चे के पठन के दौरान, जब बच्चे पढ़ रहा है उस बीच में, ठीक है। पठन के बाद यानी कि बच्चे ने पढ़ लिया उसके बाद, पठन पूर्व पढ़ने से पहले, ये होता है खुद पढ़ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? पठन के दौरान, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? सुन रहा है और बच्चा आत्मनिर्भर होकर पढ़ रहा है। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन का अनुभव, जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है उसमें बच्चों की रीडिंग और राइटिंग जो है उसका एक्सपीरियंस बच्चे को सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। सेकेंडरी लैंग्वेज सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आता है, ये नेगेटिव है। दूसरी भाषा में सीखते समय बाधा पैदा करता है। बच्चे की कभी भी प्राथमिक भाषा उसको दूसरी भाषा सीखते वक्त उसमें हर्डल क्रिएट नहीं करती है, और ना ही ऐसा है कि वो काम आती है, क्योंकि मदर टंग ही जो है वो बच्चे को सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो प्रीवियस लैंग्वेज आपने सीखी आप उसको भूल जाएं, बल्कि सेकेंडरी लैंग्वेज के रीडिंग और राइटिंग को सीखने में वो उसकी मदद
करती है। नेक्स्ट है किसी भी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा। मतलब आपने किसी भी पाठ्य सामग्री से इंफॉर्मेशन निकाली, उसको उसका जो वर्बल लेवल है उससे कहीं आगे जाके जो उसमें लिखा हुआ है उससे बियॉन्ड लेवल आपने उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये अनुमान लगाना है, तुलना करना है, सरसरी तौर पर पढ़ना है, निष्कर्ष निकालना है। तो जब आप किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हो तो उस केस में क्या करते हो, आप उसको अपने तरीके से वर्ड्स में फ्रेम करके सामने वाले को बताते हो। तो उसमें बुक में जो लिखा होता है या फिर कहीं से भी आपने जो उस कॉन्टेक्स्ट को निकाला है वो एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालना जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह क्या है? तार्किक संबद्धता, जुड़ाव, बोधगम्यता और विन्यास। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज तार्किक संबद्धता। क्यों? क्योंकि तार्किक क्रम है और व्यवस्थित संयोजन है। आप जब अपनी थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हो और उसका एक लीनियर अरेंजमेंट और व्यवस्थित तरीके से आप उसको जमाते हो तो ये क्या होता है आपका तार्किक संबद्धता यानी कि लॉजिकल रिलेशन। जब आप मैथ में कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो हम लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं और यहाँ पे क्या पूछा है, यही चीज़। भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले टीचर को किस पर ध्यान देना चाहिए? लैंग्वेज की कोई जो बुक है उससे नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर किस पे ध्यान दे? अध्याय का सारांश, अध्याय में आए कठिन शब्द, अध्याय के व्याकरणिक पहलू, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। ऑब्वियसली बच्चे को कोई भी नई चीज़ पढ़ाने से पहले उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे उसको जोड़ के आप बच्चे को आगे बढ़ाइए। एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वो जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? कोई टीचर है वो बच्चों को एक प्रॉपर हेल्प कर रहा है जिससे बच्चा जितना सीख सकता है उससे ज़्यादा वो सीख ले। तो टीचर क्या कर रहा है? फीडबैक दे रहा है, हेल्प कर रहा है, रेमेडियल टीचिंग कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है यानी कि बच्चों को स्कैफोल्डिंग दे रहा है, मदद दे रहा है जिससे वो जितना खुद सीख सकते हैं उससे ज़्यादा सीख लें। वाइगोत्स्की ने कहा था MKO जो है वो बच्चे को स्कैफोल्डिंग देते हैं यानी कि शुरुआती मदद दी जाती है जहाँ पे बच्चा टीचर की मदद से अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक पहुँच सकता है। यहाँ पे बच्चा खुद सीख सकता है, इससे ज़्यादा वो MKO की मदद से और ज़्यादा सीख लेगा। तो ये क्या है? बच्चे को मदद देना। व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? संदर्भ में पृथक रूप से नियमों को रटकर ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। आप व्याकरण को रोट मेमोराइजेशन यानी कि प्रैक्टिस करा के नहीं पढ़ा सकते, नियमों को रटाकर नहीं, सेपरेट नहीं। आप व्याकरण को इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाइए यानी कि हर सब्जेक्ट में जहाँ भी व्याकरण हो उसको रिलेट करके आप उसको पढ़ाइए। बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग व्याकरण पढ़ानी चाहिए। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।